हेलो दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल गुरुजी ऑनलाइन पर। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का द्वितीय सेशन चल रहा है हमारा। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जैसा कि आपको पिछले वाले सेशन में बताया गया था कि कैलेंडर की स्टार्टिंग जो है वो ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है, उससे पहले का समय कहलाता है क्या? ईसा पूर्व। और बाद वाला क्या कहलाता है? समय ईसवी। मतलब अगर 200 ईसा पूर्व बोला जा रहा है, इसका मतलब है कि बात हो रही है ईसा मसीह के जन्म से 200 वर्ष पूर्व की। 200 ईसवी बोला जा रहा है, जिससे हम आज जैसे अभी क्या चल रहा है, इस समय चल रहा है 2020। इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 2020 वर्ष बाद का समय ईसवी है, पहले का। चलिए, ये बात हो गई। अब हम काम की बात पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, कैसे शुरुआत हुई और हम क्यों इसे पढ़ते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज वर्तमान समय में हम लोग बड़ा व्यवस्थित तरीके से शहरों में, गांवों में तो अभी भी अव्यवस्थित जीवन है, लेकिन शहरों में लोग व्यवस्थित तरीके से रहने लगे हैं। व्यवस्थित तरीके से रहने लगे मतलब कि एक पैटर्न में जो कॉलोनीज बनती है ना, वहां पे नक्शा पास होता है बाकायदा। एक पैटर्न में, एक लाइन में मकान बनेंगे सारे, दोनों ओर क्या होगा, जल निकासी की व्यवस्था भी होनी चाहिए वहां पे, है ना। अब तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कंपलसरी कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा वृक्षारोपण होगा। इस तरह की व्यवस्था है, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से, मतलब प्लान्ड आवासीय व्यवस्था, ठीक है। तो आज से हम बात करें 1500 ईसा पूर्व की। 1500 ईसा पूर्व में क्या था? ये वह समय है जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। और वैदिक सभ्यता बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता थी। धीमे धीमे डेवलप करते 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 3500 वर्षों के बाद, 3520 वर्षों के बाद हम कह सकते हैं कि इस वर्तमान अवस्था को हमने प्राप्त किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रामीण ही थी, इससे भी पहले, ठीक है, इससे लगभग 1100 वर्ष पूर्व हम बात कर रहे हैं 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। यह वो समय है जिस समय में एक बहुत विकसित सभ्यता थी। अब वो सभ्यता का क्या हुआ, यानी लगभग 4600 वर्ष पूर्व एक विकसित सभ्यता थी। मतलब वो सभ्यता में क्या था, ये सारे मकान एक लाइन से बने होते थे। सड़कें थी, सड़कों के दोनों ओर क्या थी, नालियां थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। भवनों की डिजाइन कुछ इस प्रकार की बनाई गई थी कि जो मुख्य द्वार था उसे, जो घर का दरवाजा होता था, उसे मुख्य सड़क की ओर न रखकर बैक साइड में रखा गया था, जिससे कि धूल वगैरह अंदर सीधी ना आए। तो इस तरह की बहुत डेवलप्ड कॉलोनी व्यवस्था विकसित, इसे नगरीय सभ्यता कहा गया। बिल्कुल नगर की, ग्रामीण नहीं थी, नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमाण हमें प्राप्त हुए, लेकिन वो सभ्यता कहां गए वो लोग, क्या हुआ उनके साथ में, सिर्फ इतिहास है हमारे पास, और इतिहास के आधार पर हम लगा पाते हैं अनुमान, बाकी कुछ नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। अलग अलग बुक्स में इसे अलग अलग समय दिखाया गया है, लेकिन आप इसे याद करिएगा क्योंकि ऑथेंटिक मेथड है C14। कार्बन डेटिंग सुना होगा आपने, रसायन विज्ञान वाले लोग जानते हैं। कार्बन डेटिंग क्या है? एक प्राचीन जीवाश्म, चट्टानों, इमारतों की आयु ज्ञात करने की विधि है कार्बन डेटिंग। इसमें कार्बन के C14 इस समस्थानिक का आइसोटोप का इस्तेमाल करके आयु ज्ञात की जाती है। तो C14 कार्बन डेटिंग टेक्निक से सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय निकल के आया वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में निकल के आया। ये विकसित नगरीय सभ्यता लुप्त हो गई, नष्ट हो गई, क्या हुआ कुछ नहीं पता। उसके 400 साल के बाद, मतलब 1500 ईसा पूर्व में एक ग्रामीण सभ्यता से शुरुआत हुई, और हम डेवलप करते करते लगभग 3500 साल के बाद फिर उसी रूप में अब वर्तमान में हम धीमे धीमे पहुंचे, ठीक है। तो इसके ये सारी बातें पता कैसे चलती हैं, इसके बारे में हम बात करें तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहले एरिया कौन सा है और कहां तक ऐसी बात चली है। इसमें अविभाजित भारत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और ये सब भारत का हिस्सा था। तो उस समय ये यहाँ पर त्रिभुजाकार क्षेत्र था, इस तरह का, इसे गोल से दिखाएंगे इस तरह से। ये एक त्रिभुजाकार एरिया, थोड़ा सा इधर का एरिया भी था, ये त्रिभुजाकार एरिया है। मतलब कैप की तरह अगर माने
ये त्रिभुजाकार एरिया यहाँ पर था जिसका क्षेत्रफल था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का यहाँ पे ट्राइंगल त्रिभुजाकार एरिया था। और उस एरिया को देखिए कैसे कैसे अभी हम बात बताएंगे क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई। इसमें हमारे वर्तमान भारत के कौन कौन से राज्य शामिल हैं जहां से प्रश्न बनते हैं कि पंजाब का, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता में शामिल था, पंजाब का हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता में शामिल था, हरियाणा का हिस्सा भी शामिल था, राजस्थान का शामिल था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, आलमगीरपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में है, ये भी शामिल था हमारा, इधर राजस्थान हो गया, गुजरात भी शामिल था और ये महाराष्ट्र भी शामिल था। तो हमारे यहाँ के 6 स्टेट 1 2 3 4 ज्यादा हो गए क्या, 1 पंजाब, जम्मू कश्मीर 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, उत्तर प्रदेश 4, राजस्थान 5, गुजरात 6 और महाराष्ट्र 7। वर्तमान के 7 प्रदेश हमारे इस सभ्यता का अंग रहे। तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब कैसे ज्ञान में आई, ये सन बात है सन 1826 की। 1826 में एक व्यक्ति हुए मिस्टर चार्ल्स मेंसन ने एक पुस्तक लिखी और उन्होंने एक संकेत दिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा ज्ञात होता है कि कोई सभ्यता नीचे दफन है, इसके अवशेष यहाँ पर निश्चित रूप से जमीन के अंदर है, लेकिन उनकी लिखी बात लिखी रह गई, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय पुरातत्व विभाग, लॉर्ड कर्जन का नाम सुना होगा, जो बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की और भारतीय पुरातत्व विभाग ने काम स्टार्ट किया। भाई एक मिस्टर हुए अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, जो भारत का पुरातत्व है उसका जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इस एरिया का भ्रमण किया, विजिट किया, लेकिन वो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस कहां से आई निकल के, इंपॉर्टेंस पर ध्यान दिया मिस्टर जॉन मार्शल ने। ठीक है, ये बात है 1921 की, 1921। जॉन मार्शल के निर्देशन में ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सारे परीक्षा आए हुए प्रश्न है एक्चुअली। ठीक है, तो जॉन मार्शल थे और इनके निर्देशन में दयाराम साहनी इन द ईयर ऑफ 1921 यहाँ पर खुदाई कराई गई। हड़प्पा पड़ता है जगह, अब ये पाकिस्तान में आ गई है। हड़प्पा बोले तो पश्चिमी पंजाब, ये पंजाब अपना हो गया। जब विभाजन हुआ तो पंजाब का कुछ हिस्सा कहाँ चला गया भाई, पाकिस्तान में। तो इधर ये जो पश्चिमी पंजाब है जो पाकिस्तान में पड़ता गया, तो वहां पर जगह है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा में खुदाई कराई गई जॉन मार्शल ने। दयाराम साहनी इनके जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई करवाई गई 1921 में, और यहाँ से कुछ सबूत हमें प्राप्त हुए। अब दो बातें आती हैं कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। भैया पहले जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे बसा करती थी और यहाँ पर बहती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी ये बहुत बड़ी नदी है, सिंधु नदी के किनारे बसी होने के कारण इस सभ्यता को नाम दिया गया क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जब खुदाई हुई ना तो खुदाई में सबसे पहला नगर जो प्रकाश में आया वो हड़प्पा था। सबसे पहले हड़प्पा में 1921 में खुदाई हुई थी, इसी कारण से इस सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता भी कह दिया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, ज्यादा डिटेल में जाते हुए आपकी परीक्षा में हमसे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि जब खुदाई हुई तो यहाँ से जगह जगह से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रमाण साक्ष्य हमें प्राप्त हुए और उन साक्ष्यों के आधार पर भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे हम अपने इतिहास का अनुमान लगा पाते हैं कि पहले मनुष्य क्या रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से कुछ स्थल है। सबसे पहला स्थल आता है हड़प्पा। हड़प्पा जो पहला स्थल था 1921 में, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, ये नाम आप याद रखिएगा। नोट्स तो मैंने दिए हैं, उनमें डिटो सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है, वहां से आप इसे पढ़ेंगे। तो हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए उसकी हम बात करेंगे। तो हड़प्पा से सबसे पहले तो एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ जिसे नाम दिया गया R37 कब्रिस्तान। यही प्रश्न बनता है कि R37 कब्रिस्तान कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ, हड़प्पा से प्राप्त हुए मजदूरों के आवास दर्पण। मतलब जब खुदाई की गई तो छोटे छोटे दर्पण निकले
कि उनके आवाज से संबंधित थे, यानी उस समय के लोगों को दर्पण का ज्ञान था, वो दर्पण का प्रयोग करते थे। और क्या प्राप्त हुआ? कांसा धातु। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही, उसके बाद पुनः ग्रामीण सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, उसके बाद लोहे का ज्ञान हुआ। उस समय के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु थी, तो यहां से प्राप्त हुआ कांसे का इक्का। संपल समझिए, इक्का का मतलब घोड़ा गाड़ी, कांसे की बनी हुई प्राप्त हुई है ना, सैंपल मिला हमें, तो वो संकेत करता है कि उस समय के लोगों को इक्का गाड़ी, तांगे गाड़ी का ज्ञान था, वो उसका प्रयोग करते रहे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, दूसरी बात क्या प्राप्त हुई? यहां से बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख युक्त मोहरे मिली हमें। अभिलेख युक्त मोहरे, मोहरे संकेत करती हैं कि उस समय का व्यापार जो है बहुत उन्नत रहा होगा। लेकिन अभिलेख युक्त मोहरों में कमी क्या रही कि जो अभिलेख है उन्हें आज भी पढ़ा नहीं जा सका है। जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि अशोक के अभिलेखों को तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ लिया, लेकिन इन अभिलेखों को आज भी पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये थोड़ा अद्भुत है। ये हमें प्राप्त हुए यहाँ से, ये इतने सारे सबूत हमें कहां से मिले? ये सब हड़प्पा से हमें सबूत प्राप्त हुए। अब इसके बाद हड़प्पा के बाद आता है हमारा कौन सा शहर आता है? मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की लोकेशन मैंने बता दी, पश्चिमी पंजाब, यहाँ पर वर्तमान में कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो शब्द से ही प्रश्न बन जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है भाई? ठीक है, हड़प्पा ओवर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहां दिख रहा होगा आपको, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। तो ये मोहनजोदड़ो जो ये एरिया है, ये भी अब वर्तमान में कहां पड़ता है भाई? ये इस साइड में, गुजरात के इस साइड में यहां पर है। अब ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो अभी अब पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्रूफ्स हमें मिले, उन प्रूफ्स की बात करेंगे कि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई हुई तो वहां से क्या क्या चीजें हमारे सामने निकल के आई। तो देखिए, ये जो मोहनजोदड़ो हो गया, मृतकों का टीला हो गया। पहली बात तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो गया मृतकों का टीला। यहां से कांसे की बनी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है। नृत्य अवस्था में कांसे की बनी हुई छोटी सी मूर्ति 4.5 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो इशारा करती है कि उस समय के लोगों की कला बहुत उन्नत थी। ठीक है, एक दाढ़ी वाले साधु की, ठीक है, एक दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति मिली है, यहीं से मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके अलावा यहां से एक विशाल, 2 विशाल इमारतें भी मिली हैं। एक है स्नानागार और एक है अन्नागार। स्नानागार जहां लोग सामूहिक स्नान करते होंगे, अन्नागार जहां अन्न का भंडारण किया जाता था। ठीक है, अब इसमें इससे भी जुड़ी हुई कुछ खास खास बातें, जैसे दाढ़ी वाले साधु जो हैं, इनकी पहचान पशुपति शिव के रूप में की गई है। ठीक है, इनकी पहचान पशुपति शिव के रूप में की गई है और इनकी मूर्ति के साथ में 4 प्रकार की अन्य जीवों का भी अंकन मिलता है। इससे प्रश्न बहुत पूछता है, वहां कौन कौन से हाथी, जैसे हाथी मिलेगा, गैंडा मिलेगा, है ना, हाथी है, गैंडा है, हिरण है, बाघ है, हाथी हो गया, गैंडा हो गया, हिरण हो गया, बाघ हो गया। एक यहां से बुरा ना दिमाग हाथ से मैं बताता हूं आपको। तो यहां से हाथी मिला, ऐसा लिखा होगा, भैंसा, मैं मिस कर रहा था, भैंसा। ठीक है, तो पशुपति, ये मूर्तियां प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सी साथ में है, कौन सी साथ में नहीं है। तो हाथी, गेंडा, भैंसा एक से लगते ना, गेंडा भैंसा, हाथी के बीच में ले लो बाघ हिरण, बाघ हिरण का शिकार करता है, बाघ हिरण, हाथी गेंडा भैंसा, ये भी यहां से मिले हैं। स्नानागार जो है लगभग 12 बाई 7 इंटू 2.5 अप्रोक्स मेजरमेंट बता रहा हूं, फिक्स नहीं है, 11.88 होगा, इस तरह से उसके चक्कर में पड़ गए। तो 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर गहरा एक स्नानागार मिला है चट्टान के ऊपर, जहां लोग सामूहिक स्नान करते रहे होंगे। 45 बाई 15, ये भी लगभग में बताया मैंने आपको, 45 बाई 15 मीटर का एक अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा स्टोर, जहां लोग फूड ग्रेन्स को स्टोर करते रहे होंगे। यही मोहनजोदड़ो से एक हाथी दांत मिला है, जिस पर शिल्पकर्म किया हुआ है, डिजाइनिंग की हुई है। तो वो लोग वहां पे संभवतः, अब अनुमान लगा सकते हो कि क्या रहा होगा यार, स्नानागार में लोग सामूहिक स्नान करते होंगे, उसके पश्चात उन्हें क्या अन्न का वितरण किया जाता होगा। ठीक है, हाथी दांत का प्रयोग शायद
अन्न को उठाने में किया जाता हो, है ना। तो ये इस तरह की चीजें हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं और ये स्थल कहाँ है हमारा, इसी पे प्रश्न बनते हैं, पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हमारा कालीबंगा। नाम अपने कुछ तो हिंट आपको नाम ही दे देगा। जब बोलेंगे काली मतलब काला, बंगा मतलब चूड़ी। ठीक है, तो कालीबंगा का अर्थ हुआ चूड़ी। ये कालीबंगा स्थान, ये स्थान पड़ेगा इंडिया में और कहां पड़ेगा, ये राजस्थान में पड़ेगा। कालीबंगा से क्या क्या मिला है ये आपको देखना है। कालीबंगा से एक तो मिला है जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला कालीबंगा से। ठीक है, और कालीबंगा से क्या मिला भाई, जुते हुए खेत के साथ साथ घोड़े की अस्थियां मिली हैं। जुता हुआ खेत मिला कालीबंगा से, घोड़े की अस्थियां मिली है कालीबंगा से, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं हमें। ये पता चलता है कि पहले भूकंप भी वहां पर आता रहा होगा, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। जुता हुआ खेत हो गया, घोड़े की अस्थियां हो गई, भूकंप के साक्ष्य हो गए। इसके साथ ही वहां से एक हवन कुंड भी प्राप्त हुआ है, यानी हवन की परंपरा रही होगी। हवन कुंड के आसपास ही छोटे बड़े कई तरह के छोटे छोटे चाकू, सुइयां, धागे इस तरह के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन, सर्जरी में निपुण थे। यानी सर्जरी का भी प्रयोग, सर्जरी उस समय प्रचलित थी। तो ये सारे साक्ष्य हमें कहां से मिल पाए, ये यहाँ से कालीबंगा से ये चीजें हमें प्राप्त हुई। ठीक है, अगला हम बात करते हैं चरहूदड़ो। ये कहां पर है देखिए, ये चरहूदड़ो भी ये भैया वर्तमान में स्थल ये पाकिस्तान में चला गया है, यहां पर चला गया ये स्थल, लगा हुआ है गुजरात से, पाकिस्तान में स्थल है चरहूदड़ो। चरहूदड़ो से क्या क्या मिला देखिए, यहां से एक तो मनका बनाने का कारखाना, मनका कहते हैं मोती को, तो मनका बनाने का कारखाना कहां से मिला हमें, चरहूदड़ो से। गुजरात के इधर का पड़ोस का एरिया है ये यहाँ पे। ठीक है, चरहूदड़ो रहा यहाँ पे। खासियत क्या थी कि जो कारखाना बकराकार है, बकराकार का मतलब उसे बनाने में इस तरह की बकराकार ईंटों का प्रयोग किया गया है, चौकोर ईंटों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो एक तो मनका बनाने का कारखाना मिला हमें, दूसरे क्या कारखाने को देखकर क्या पता चला कि बकराकार ईंटों का प्रयोग चरहूदड़ो में मिलता है। दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, इस पे अंकन है, चित्र कुछ चित्र मिले हैं वहां से। चित्र में क्या है कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये चित्र भी यहीं से मिला है, मतलब शिकार संबंधी कुछ संकेत है वहां पर। और अंदर घुसने पर पता चलता है वहां पर मोती तो थे ही थे, इसके साथ साथ लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। मतलब वो लोग लिपस्टिक, महिलाएं उस समय निश्चित रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग करती रही होंगी। तो ये हमारा चरहूदड़ो हो गया, गुजरात के पड़ोस में, वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में है। अब अगला स्थल ये अपने भारत में आता है, लोथल। और लोथल और रंगपुर को चलो मैं साथ साथ ले लेता हूं, दोनों ही गुजरात में है। लोथल प्लस रंगपुर। लोथल की बात करें, लोथल यहाँ पे गुजरात का ये एरिया है। यहाँ पर क्या है कि डॉकयार्ड कह सकते हो, मतलब एक ऐसा स्थल, बंदरगाह टाइप का, जहां से जलयान आते होंगे, वहां से माल आपके ले जाते होंगे, व्यापार होता होगा वहां से। ठीक है, यहाँ से जो खास चीज मिली है, व्यापार के साथ साथ जो चीज मिली है वो एक तो शव, युग्म शवाधान कह सकते हो, युग्म शवाधान, यानी एक ही कब्र में दो शव। एक विशेष प्रकार की कब्र मिली है, युग्म शवाधान के साक्ष्य में कहां से मिले, लोथल से मिले हैं। डॉकयार्ड का साक्ष्य मतलब वही समुद्री व्यापार का संकेत। ठीक है, मुद्राएं मिली हैं चौकोर, यहाँ से मुद्राएं मिलेंगी क्योंकि ये व्यापार स्थल रहा होगा। अन्य बहुत सारे ग्रुप मिले, प्रश्न इन्हीं पे पूछे जाते हैं। रंगपुर की बात करें, यहां से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण यहाँ से हमें बहुत सारे मिलते हैं कि रंगपुर में ये चीजें, तो ये भी यहीं का एरिया है उत्तर गुजरात का। तो ये हमारा रंगपुर का हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो एरिया आता है हमारा, बनावली। बनावली ये पड़ता है कहाँ, हरियाणा में। ये एरिया यहाँ पे आ गए हरियाणा में, बनावली। बनावली से ये पूछेगा कि ये चीज कहां से मिली, ये चीज कहां से मिली, ये चीज स्थल कहां पर है। ये स्थल, दो तरह के प्रश्न बनेंगे, ये स्थल कहां पर है और ये खुदाई में कहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो
बनावली से जो मिला है तांबे का बना हुआ एक तो बाड़ागर मिला है, मतलब बाड़ का आगे का हिस्सा काय का बना हुआ, तांबे का। जैसा कि पता है लोहे का ज्ञान उस समय नहीं था, तांबे का बाड़ागर मिल गया बनावली से। इसके साथ ही साथ पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी मानी हल बना हुआ। हल क्या संकेत कर रहा है कि लोग कृषि में उन्नत रहे होंगे। और साथ साथ अच्छी किस्म का जौ। तो ये तीन चीजें बनावली हरियाणा से मिली हैं। तांबे का बाड़ा में मिला है, शायद शिकार में इस्तेमाल करते होंगे। पक्की मिट्टी का हल कृषि की ओर संकेत करता है। जौ बताता है कि कृषि व्यवस्था यहाँ पर उन्नत नहीं होगी। अगला आता है देसालपुर। देसालपुर मैंने कहाँ रख दिया, पोस्ट चलिए अगला आता है हमारा देसालपुर आता है। देसालपुर का इलाका क्या है, ये गुजरात का क्षेत्र है देसालपुर। देसालपुर जो एरिया है वो पड़ेगा कहाँ, गुजरात में। यहाँ पे देसालपुर की क्या खासियत है, यहां पर पत्थर प्लस मिट्टी, इसे कीचड़ भी कह सकते हो, की सहायता से दुर्ग यानी किला बनाया गया था। दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं, पत्थर और मिट्टी की सहायता से दुर्ग यानी किला बनाए जाने के प्रमाण यहाँ गुजरात के देसालपुर से मिलते हैं। साथ ही यहाँ मोहरे मिलती हैं। मोहरे क्या की मिली है, पक्की मिट्टी की मोहरे, जिनका इस्तेमाल व्यापार में किया जाता होगा। पत्थर की बनी हुई मोहरे मिली हैं, ठीक है, पक्की मिट्टी की, पत्थर की प्लस तांबे की, इस प्रकार की मोहरे यहाँ से मिली हैं जिनका इस्तेमाल व्यापार में किया जाता होगा। तो देसालपुर की बात हो गई। अगली बात करें हम सुरकोटदा, ये भी गुजरात का एरिया है। सुरकोट गुजरात के बहुत इलाके आते हैं, क्योंकि गुजरात का इलाका लगा हुआ है कैसे, पाकिस्तान से लगा हुआ है। ज्यादातर सिर्फ एरिया हमारा पाकिस्तान में ही है, इंडिया में तो थोड़ा सा हिस्सा है वर्तमान में। तो सुरकोटदा से क्या क्या मिला है, यहां से हम बात करेंगे। तो एक तो घोड़े की अस्थियां मिली है, यहाँ से घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं सुरकोटदा से, कि यहाँ लोग घोड़ा बस घर में रहा होगा लोगों के। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर यहाँ का इलाका है, ये इधर बलूचिस्तान की तरफ चले जाएंगे, पाकिस्तान में और आगे। यहाँ पे सुरकोटदा अलग है, सुतका गेंडोर अलग है, ध्यान रखिएगा। सुतका गेंडोर यहाँ का इलाका इस साइड का पड़ेगा। यहां से ये एक प्रकार का किला था, दुर्ग था, जो चट्टान पर बसाया गया था। चट्टान पर बसा हुआ एक दुर्ग मान सकते हो उसे आप। ये सुतका गेंडोर जो था हमारा। रंगपुर के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक है। अब बचता है शुद्धघोई। शुद्धघोई क्या था भैया, ये इलाका पड़ता है हमारा अफगानिस्तान में। और शुद्धघोई से भी क्या मिले, घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़े की अस्थियां मिली हैं। यानी यहां से पता चलता है कि ये लोग यहां भी घोड़े का इस्तेमाल करते रहे होंगे। लेखन कला का आविष्कार किसकी देन है, ये भी सिंधु वासियों की देन है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की देन है क्या, लेखन कला का आविष्कार सिंधु घाटी काल में हुआ। उन्होंने मोहरों पर लिखाई हमें अंकन मिलता है, वो बात की हम उसे पढ़ नहीं पाते, लेकिन लेखन कला का आविष्कार भी सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु काल में ही हुआ था, ठीक है। लेखन कला के अलावा कपास की खेती, कपास की खेती का आविष्कार भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। और उस समय के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये सब हो गया। कुछ देखता हूं मैं, कुछ रह गया, रह तो नहीं गया शायद, मैंने सभी आपको बता दिया जो मुख्य मुख्य बातें थी। हाँ, एक बात और बची, कालीबंगा जो यहाँ पे एरिया था, कालीबंगा पे जो मोहरे मिली हैं, या तो देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे थी उन पर बाघ का चित्र था। उसके अलावा कहीं अगर बाघ का चित्र मिला है तो कालीबंगा की मोहरों पर बाघ का चित्र है। यार यहाँ की मोहरों पर बाघ का चित्र और यहाँ की मोहरों पर बाघ का चित्र है, क्या मतलब है, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन था, यहाँ से यहाँ तक व्यापार फैला हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। सबसे ज्यादा मोहरों की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा मात्रा में मोहरें अगर मिली है, मैंने बताया सबसे ज्यादा अभिलेखयुक्त मोहरें जो मिली थी, ठीक है। अभिलेखयुक्त मोहरें कहां से मिली थी, हड़प्पा से मिली थी। सबसे ज्यादा अभिलेखयुक्त मोहरें मिली हड़प्पा से, लेकिन सबसे ज्यादा संख्या की बात करें तो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ध्यान रखेंगे मोहरों के मामले में दो इलाके, सबसे ज्यादा संख्या में कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से। सबसे ज्यादा अभिलेखयुक्त मोहरें कहां से मिली है, तो हम बोलेंगे अभिलेखयुक्त कहां से, हड़प्पा से मोहरें हमें प्राप्त हुई है। कपास की खेती का श्रेय किसको जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, ठीक है। चावल की खेती का प्रमाण बता दिया मैंने, रंगपुर और लोथल है। सिंधु सभ्यता के लोग ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। घोड़े का अस्तित्व बता दिया, मोहनजोदड़ो, लोथल, शुद्धघोई, ठीक है।
और सुरकोटदा, इन जगहों से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कि घोड़ा उस समय जानकारी में था। एक कुबड़ वाला सांड, अगर किसी ने पिक्चर देखी हो मोहनजोदड़ो वाली, तो उसमें दिखाया जाता है, तो कुबड़ वाला सांड जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे लोकप्रिय पशु था वहां का। ठीक है, बाकी चांदी, चांदी सबसे पहले चांदी का जो प्रमाण मिलता है, चांदी धातु का सबसे पहले प्रमाण, वो भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। इससे पहले कहीं चांदी का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।